नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औषधीय खेती किसानों के लिए है फायदेमंद। बाराबंकी जिले के किसान फूलों की खेती कर हो रहे मालामाल। मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर हो रहा मधुमक्खी पालन। प्याज की खेती से किसान ले सकते हैं अच्छा मुनाफा। रबी फसलों की बुआई हो चुकी है शुरू। दाल और प्याज के बाद अब चावल के मूल्यों में बढ़ोतरी की संभावना। और सर्दियों के मौसम में पशुओं की करें उचित देखभाल। राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2,50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में औषधीय खेती की जाती है। प्रदेश के गाजीपुर, सीतापुर, बाराबंकी, कन्नौज, अलीगढ़, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में औषधीय खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। उत्तर प्रदेश में औषधीय पौधों का व्यापार प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए का होता है। भारत में 6,000 से ज्यादा किस्मों के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। भारत में औषधीय उत्पादों का वैश्विक निर्यात 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होता है। अगर किसान भाई औषधीय फसलों की खेती करना चाहते हैं तो इनके लिए अर्टिमिशिया की खेती एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। इसकी खेती 90 दिनों में पूरी हो जाती है और इसके बीज भी आसानी से मिल जाते हैं। बाराबंकी जिले के कई किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। इनके फूलों की बिक्री लखनऊ, गोरखपुर और दिल्ली में होती है। फूलों की खेती से हर साल ये किसान लाखों रुपए कमाते हैं। पिछले 15 साल से ग्लेडियोलस, जाफरी और गुलाब जैसे फूलों की खेती कर रहे हैं। ये किसान फूलों की खेती को बाकी पारंपरिक फसलों से ज्यादा असरदार मानते हैं। ये किसान ग्लेडियोलस, गुलाब, गेंदा जैसे कई फूलों की खेती करते हैं। इनका कहना है कि सबसे बढ़िया कमाई ग्लेडियोलस से होती है, क्योंकि ये 5 माह में तैयार हो जाता है और एक बार की फसल में 2 से 3 लाख तक की कमाई हो जाती है। किसानों के मुताबिक ग्लेडियोलस फूल की खेती उन किसानों के लिए एक अच्छा अवसर है जो कम समय में बढ़िया कमाई करना चाहते हैं। ग्लेडियोलस और बरसाती गेंदे की खेती के बारे में उद्यान विभाग सरोजनी नगर लखनऊ के वैज्ञानिक बताते हैं कि किसान वर्ष भर में ग्लेडियोलस और गेंदे की 2 फसलें उगा सकते हैं। ग्लेडियोलस की बुआई मार्च माह से अप्रैल के मध्य तक और दिसंबर में की जाती है। लीची के लिए पूरी दुनिया में मशहूर मुजफ्फरपुर में आधी आबादी अपनी मेहनत के दम पर नई इबारत लिख रही है। लीची की कई किस्मों से पहचाने जाने वाला यह इलाका अब एक अलग पहचान बना रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में आधी आबादी अपनी हिम्मत, मेहनत और कर्मठता के दम पर अपने जीवन में शहद की मिठास को घोल रही है। इनकी मेहनत का अब इनाम भी मिल रहा है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां खुद इनसे संपर्क कर रही हैं और इनका शहद खरीद रही हैं। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। इसका महत्व केवल स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारत में उत्पादित प्याज की विदेशों में अच्छी मांग है। मात्रा के रूप में निर्यात में प्याज का स्थान प्रथम है। उत्तर प्रदेश में प्याज की खेती बड़े पैमाने पर आज भी होती है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर न केवल अच्छी उपज ले सकता है बल्कि अच्छी गुणवत्ता के साथ निर्यात भी कर सकता है। प्याज की खेती मुख्यतः रबी के मौसम में ही की जाती है, परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। फसलों की बुआई पर प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार देश के कुछ भागों में रबी फसलों की बुआई प्रारंभ हो चुकी है। रबी फसलों के अंतर्गत कुल बुआई क्षेत्र 20 नवंबर 2015 तक 242.16 लाख हेक्टेयर रहा। गेहूं की बुआई 78.83 लाख हेक्टेयर, दालों की 74.6 लाख हेक्टेयर, मोटे अनाजों की 38.48 लाख हेक्टेयर, तिलहन की 50.56 लाख हेक्टेयर और धान की बुआई 0.24 लाख हेक्टेयर में की जा चुकी है। दाल और प्याज के बाद अब चावल के मूल्यों में आने वाले समय में तेज बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि खरीफ 2015 में सूखे का उत्पादन पर असर पड़ा ही है। लगातार 2 सूखा झेल चुके भारत का चावल भंडार भी तेजी से घट रहा है। विशेषज्ञ 90 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा का खरीफ चावल उत्पाद का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में सूखे जैसी परिस्थितियों के कारण उत्पादन 89 मिलियन मीट्रिक टन तक ही हो पाएगा। देश के सबसे बड़े चावल उत्पादक राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में खरीफ 2014-15 और खरीफ 2015-16 में लगातार 2 साल सूखा पड़ा है। प्रदेश के कृषि विभाग के पास इस साल के धान उत्पादन के आंकड़े तो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन पिछले साल सूखे के कारण धान उत्पादन 13 लाख टन से भी ज्यादा घट गया था। इस बार स्थिति और बदतर हो सकती है। दाल कारोबारियों का संगठन इंडियन पल्सेज एंड ग्रेन एसोसिएशन यानी IPGA के अनुसार जनवरी 2016 तक देश 25 लाख टन दलहन का आयात करेगा। जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक देश में करीब 25 लाख टन दाल इंपोर्ट के लिए सौदे हो चुके हैं। करीब 2.5 लाख टन दालें पहले ही मुंबई पोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में आवक बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में दालों की कीमत घट सकती है।
इस महीने बात अगर पशुओं की समसामयिक देखभाल की करें तो किसान भाई पशुओं को खुर और मुंह की बीमारी से बचाव के लिए टीके जरूर लगवाएं। इस महीने किसान भाई थनैला रोग से बचाव का उपचार भी करें। सर्दियों में पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए पशु घर का उचित प्रबंध करें। पशुओं को संतुलित खनिज मिश्रण खिलाएं और बरसीम की सिंचाई 15 से 20 दिन के अंतराल पर करते रहें। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। फैजाबाद की मंडी में गेहूं का भाव 1525 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 1600 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ की मंडी में गेहूं का भाव 1550 रुपए प्रति क्विंटल और रामपुर की मंडी में गेहूं 1520 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो फैजाबाद की मंडी में चावल का भाव 2100 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 2200 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ की मंडी में चावल का भाव 2250 रुपए प्रति क्विंटल और रामपुर की मंडी में चावल 2155 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। इस तरह अगर सरसों के भावों पर नजर डालें तो फैजाबाद की मंडी में सरसों 4050 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी, लखीमपुर की मंडी में सरसों का भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल रहा, लखनऊ की किसान मंडी में सरसों का भाव 4210 रुपए और रामपुर की मंडी में सरसों 4580 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो फैजाबाद की मंडी में आलू का भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर की मंडी में आलू 810 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ में आलू 950 रुपए प्रति क्विंटल और रामपुर की मंडी में आलू का भाव 860 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अब दीजिए अनुमति, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार और मंडी भाव के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, महिलाओं ने समाज में हर रूप में साथ दिया, चाहे एक माँ हो, बहन हो, बेटी हो या मेहनती किसान के रूप में। बदले दौर में अगर महिलाओं ने आसमान का हौसला दिखाया तो जमीनी स्तर पर एक अच्छी महिला किसान भी साबित हुई। इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर के आज हमारे बीच हैं श्रीमती राजवती वर्मा जी, जो पंथरा लखनऊ से आई हैं। नमस्ते। राजवती वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। राजवती जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? हमारे पति हैं, हमारे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है
जी एक लड़की पढ़ती है महाराजा में, एक लड़का पढ़ता है छावनी निमोरा में। जी। तो ये महाराजा में जो पढ़ते हैं ये कहाँ, ये बंथरा में ये स्कूल है कि लखनऊ में, कहाँ पर है? नहीं, लखनऊ में है, किला चौराहे के पास। अच्छा, तो क्या मतलब लड़की जो पढ़ती है वो क्या आर्ट से पढ़ रही है, किससे पढ़ रही है वो? और लड़की हमारी साइंस वो आर्ट साइड से, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रही है। हाँ। और जो लड़का है वो क्या करता है? लड़का हमारा कॉलेज में पढ़ता है, कंप्यूटर भी सीखता है, कर भैया है कंप्यूटर। अरे क्या बात है, मतलब यही तो है कि जो आज की महिलाएं बढ़ रही हैं वो अपने बच्चे को भी आगे बढ़ा रही हैं। तो राजमती जी ये बताइए कि जो आपके पति हैं वो क्या करते हैं? वो खेती करते थे, खेती करके खेती में फायदा नहीं हुई, लाभ नहीं कुछ मिला, हमने मछली का धंधा करवा लिया है। मतलब खेती में उतना ज्यादा लाभ नहीं हुआ, नहीं। तो आपने मछली की तरफ आप मुड़ गई हैं जिससे कि अच्छा लाभ आपको हो सके। जी। तो मछली जो आप मछली पाल रही हैं ये कितनी जगह में आप करती हैं? 3.5 बीघे में। 3.5 बीघे में क्या आप कर रही हैं कि आपके पति भी उसी साथ में? नहीं जी, हम भी कर रहे हैं, मेरे पति भी कर रहे हैं। नहीं, ये 3.5 बीघा में आप देख रही हैं, पति क्या इसी में है कि कुछ अलग से वो भी करते हैं? नहीं, पति भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, उनको पलवा करके लेबर भी लगा करके पकड़वा के बेचवा लेते हैं। अच्छा, मतलब अच्छी तरीके से पलवाती हैं मछली को और उसके बाद जब बड़ी हो जाती है तो आप उसको बेच लेती हैं। जी। तो कौन सी प्रजाति डाली है आपने? जो तालाब में मछली पड़ी हुई है वो कौन सी पड़ी हुई है जिससे आपको अच्छा लाभ मिलता है? वो जी एक नैनी है, एक घास कटर है, एक कतला है, एक चाइना है। अच्छा, ये 3-4 आपने वैरायटी डाल रखी है जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन जी मिलता रहे। जी। तो क्या भोजन क्या देती हैं इन मछलियों को आप? भोजन जब जी डालते हैं तो बोरी में खरी डाल करके उसी तालाब में डाल देते हैं, तो बच्चे उसको चाटते रहते हैं। वो बड़े होते जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं तो उनको जो चारा दिया जाता है वो चारा देते हैं, पॉइजन भी देते हैं, ट्यूबलेट भी आता है वो देते हैं। हमने ट्रेनिंग भी किया है। क्या बात है, मतलब अच्छे उत्पादन करने के लिए पहले से आपने प्रशिक्षण लिया हुआ है? जी। तो कहाँ से लिया था प्रशिक्षण आपने? जी, विकास भवन से। अच्छा, विकास भवन यही लखनऊ से लिया हुआ? जी। अच्छा, तो ये जो मछली उत्पादन जो आप कर रही हैं ये लगभग कितने समय से कर रही हैं? 2013 से कर रहे हैं। मतलब 2.5 साल के ऊपर हो गया। जी। तो आपको क्या लग रहा है कि 2.5 सालों में आपको लगभग कितना लाभ मिला? जी, मिला है हमको 3-4 लाख रुपया फायदा मिला है। 3-4 लाख रुपए का फायदा हुआ है आपको 2.5 साल के अंदर? जी। तो आपने मतलब एक बहुत ही वैज्ञानिक नजरिए से अच्छा व्यवसाय चुन लिया है मछली का। जी। तो ये जो मछली आप जो उत्पादन कर रही हैं इसमें तालाब में और क्या क्या ध्यान रखती हैं आप? ध्यान देते हैं, जो मतलब गंदगी होती है वो कूड़ा नहीं डालने देते हैं, घास भी नहीं होने देते हैं, ताल की साफ सफाई देखते हैं। जो पानी गंदा होने लगता है, बच्चा मरना शुरू कर देते हैं तो उसमें चूना भी डाल देते हैं। अच्छा, ये जो अक्सर हो जाता है कि जो मछली है अपने आप तैर के ऊपर आ जाती है, मरी हुई तैरती रहती है, तो ये क्या आपके तालाब में भी ऐसा कभी कभार देखने को मिलता है? हाँ, देखने को मिलता है। उनमें कैंसर लग जाता है, जो मरना शुरू हो जाती है तो चूना डाल देते हैं, तो पानी सफेद हो जाता है तो बच्चा मरना नहीं मतलब रुक जाता है, बच्चा उसमें नहीं रुकता है। जी। तो लगभग ये बताइए कि कितने समय बाद, जैसे आज आपने मछली का बच्चा डाला और कितने समय बाद आप उस मछली को निकाल करके बाजार में बेच देती हैं? 1 साल तक रुकते हैं। 1 साल के बाद जब 1-1 किलो की हो जाती है तो बच्चा निकलवा देते हैं, दूसरा बच्चा फिर ले आते हैं। तो ये जो आप मछली निकालती हैं और बाजार में भिजवा देती हैं लेबरों से, तो उसके क्या तुरंत बाद बच्चे डाल देती हैं या आप महीने 2 महीने 3 महीने रुक करके बच्चे डालती हैं, तालाब की सफाई करवाती हैं, उसमें चूना डालती हैं, कुछ ऐसा कुछ करती हैं क्या? जी, बच्चा मतलब निकलते जाते हैं, जो कम होते हैं तो बच्चा लेकर डालते हैं, उसी में बच्चा बढ़ता जाता है, मछली भी निकलवाना रहता है। अच्छा जी। तो मछली के साथ मछली उत्पादन के साथ में और क्या करती हैं? ये तो खेत का काम हो गया, या आप आकर के तालाब को देख रही हैं और उसको जो है उत्पादन अच्छा उत्पादन के पूरे प्रयास कर रही हैं। क्या आप खेती के अलावा इस खेती में ही कुछ और करती हैं? भैंस पालन, गाय पालन, क्योंकि अमूमन जो हमारे किसान हैं वो उनको तो घर का दूध चाहिए। जी, हमारे 1 गाय है, 2 भैंस हैं। अच्छा, 1 गाय और भैंस हैं। जी। तो गाय कौन सी है आपकी, देसी है या विदेशी है? जी, देसी है, दोनों गाभिन है, भैंस भी गाभिन है, दोनों गाय भी गाभिन है। और भैंस आपकी कौन सी है? आपने कौन सी भैंस है, मुर्रा है या साहिवाल, कौन सी भैंस है आपको? भैंस एक खुंडा है। खुंडा। हाँ, और एक भी, दोनों एक ओम की हैं। अच्छा, तो क्या इनको जो है आप क्या खिलाती हैं?
उनको चारा खिलाते हैं, घास भी खिलाते हैं, भूसा भी, चोकर भी, खली भी। अच्छा, चोकर भी, खली भी। तो चोकर खली क्यों खिलाती हैं आप? केवल घास ही खिलाया करिए। नहीं, घास भी कहाँ खा सकती हैं, खाली करबी भी खाती हैं, भूसा भी। और मतलब पैरा आपको ये जानकारी है कि केवल अगर घास खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उनमें रोग लग सकते हैं, अफरा हो सकता है, जी। इसलिए सब कुछ मिला के आप खिलाते हैं। जी। तो ये कितना दूध देती है आपकी भैंस? भैंस सब दोनों बियाने वाली हैं जी। अच्छा, तो इसके पहले कितना दूध देती थी जब इस अवस्था में नहीं थी? नहीं, अब तो पहला भी हैं, और पहले थी रखे थी तो एक मर गई थी भैंस। अच्छा, तो क्यों मर गई थी? ऐसा क्या हुआ कि मर गई भैंस? अब पता नहीं, डॉक्टर को दिखाया तो अच्छा, कोई ना कोई बीमारी लग गई थी जी, उसको। बीमारी लग गई थी। अच्छा, तो उनकी देखभाल के लिए और क्या करती हैं? क्या जमीन आपकी कच्ची है या आप पक्की जमीन में उसको रखती हैं? ईटा जमीन के नीचे, उसमें ईटा बिछे हुए हैं उसके पैर के पास, कुछ क्या करती हैं आप भैंस को देखभाल में? ईंटा भी बिछा है। हाँ हाँ। और कच्ची जगह में बांधते हैं, नाद में चारा भी देते हैं, उसकी धुलाई विलाई नाद को करते हैं, उसी में तब चारा खिलाते हैं। जी। भैंस को नहवाते हैं कि मतलब कोई रोग न लगे, कुटकी न लगे। उसकी सब साफ सफाई भी रखते हैं भैंस की, गाय की। जी। अब जैसे कि थोड़ा सा ये ठंड बढ़ रही है, मौसम जो थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो ऐसे में क्या पानी जो है 3-4 बार देती हैं कि 2 बार 3 बार पर्याप्त हो जाता है? नहीं, 3-4 बार नहीं देते हैं, 2 बार देते हैं। सुबह भी दिखा देते हैं, फिर दोपहर में दिखा देते हैं। और ये जो जानवरों को आप भोजन देती हैं, ये क्या किस समय देती हैं? सुबह जल्दी देती हैं कि आप शाम को देती हैं? नहीं, शाम को भी देते हैं, सुबह भी देते हैं। अच्छा, तो कुछ निश्चित समय है कि 9-10 बजे के आसपास, या आप जो कुछ काम कर लेंगे अपना उसके बाद 11-12 बजे देंगे, कुछ ऐसा निश्चित किया है क्या आपने? नहीं, हमारे पति भी सुबह उठ के उनको चारा पानी भी देते हैं, पहले 8 बजे के पहले। अच्छा जी। मतलब पति आप चारा पानी दे जाते हैं, उसके बाद अब फिर आपका फर्ज होता है कि उनकी देखभाल करना। जी, जब वो नहीं रहते हैं तो हम मतलब ध्यान देते हैं उनको। आप फिर उसकी देखभाल करती रहती हैं। जी। तो गाय की और भैंस की दोनों की देखभाल क्या आप ही करती हैं या आपके बच्चे भी करते हैं? जो लखनऊ पढ़ने बेटे आपके जाते हैं, आपकी जो बेटी पढ़ रही है, क्या बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते हैं आपके जानवरों की? नहीं, बच्चे भी करते हैं। जब बच्चे स्कूल जाने के पहले करते हैं, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम अकेले रह जाते हैं, तो उनकी देखरेख हम भी करते हैं। अच्छा, मतलब पूरा घर भर जो आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, सब लोग आपस में जी। मिलजुल करके जी। काम करते रहते हैं। जी। तो ये जो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल के आने के बाद में जानवर देखते हैं, जानवर के अलावा क्या जो आपका मुख्य व्यवसाय है मछली पालन का, उसमें भी कुछ सहयोग करते हैं आपके बच्चे? जी। क्या कैसे सहयोग करते हैं आप? उनको खिलाते हैं, जो चारा है डालते हैं, देखरेख भी करते हैं। और यही सब घर के पास में है, ये घर से दूर है। मतलब चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ घूम के देखते हैं कि कहीं जी। कोई मछली मरी पड़ी तो नहीं जी, है, जी। कहीं घास तो नहीं निकली हुई है? जी, जो मर्जी दिखाती है तो अपने पापा से बात करते हैं, पापा उनको डॉक्टर बुलाते हैं। अच्छा, डॉक्टर बुला करके? हाँ, मछली चेक करवाई जाती है कि इसके किस कारण मर रही है मछली। अच्छा, कारण आप पता करते हैं कि किस जी। कारण से मर रही है? जी। तो मछलियों को उसमें और आपको क्या उसमें जानकारी है कि बड़ी मछली आप निकालती हैं लगभग 1 किलो के आसपास, ऐसा क्यों करती हैं? हम उससे कम वजन की मछली निकाल लें? जी, 1 किलो वजन कम से मतलब लाभ कम फायदा होती है। 1 किलो की हो जाती है तो मतलब ज्यादा फायदा आता है। नहीं, तो 1 किलो निकालती हैं, हमने जो कम की बात किया, हम ज्यादा की बात कर रहे हैं कि 1 किलो से ज्यादा अगर हम निकालते हैं, 1.5 किलो निकालते हैं, तो क्या नुकसान है? नुकसान नहीं कुछ है, जितनी वजन हो जाती है उतनी भी फायदा होती है। हमें लगता है कहीं ना कहीं आपने हमारे प्रोग्राम आपने देखे हैं लगातार, आपको पता है कि 1 किलो की मछली सबसे उत्तम होती है जी। बाजार में बिकने के लिए, अच्छा भाव मिलने के लिए। जी। अच्छा, हमारे किसान भाइयों को और क्या बताना चाहेंगे कि मछली पालन करने के लिए कुछ आप सुझाव दीजिए हमारे किसानों को कि इन बिंदुओं को खास तौर पर ध्यान रख के आप मछली पालन कर सकते हैं? बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने ट्रेनिंग किया है, पट्टा करवाया है। सबसे अहम बात, मतलब प्रशिक्षण आप जरूर करें। अच्छा, जो प्रशिक्षण आपने किया था, ये आपने कैसे किया था? मतलब क्या कोई आदमी आपके पास आया था कि आप मछली पालन का प्रशिक्षण करना चाहते हैं, या आप कहीं गई थी कि हम प्रशिक्षण करना चाहते हैं? कहाँ से प्रशिक्षण और किस अवस्था में किया था? अधिकारी थे, उन्हें बुलाया था, लेकिन हमारे पति को सब कुछ मालूम था। अच्छा, आपके पति ने प्रशिक्षण स्थान तक आपको पहुंचाया और आपको अच्छी जानकारी हो सकी। राजवती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां दी मछली पालन को लेकर के। किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो आप मछली पालन कर सकते हैं। जो राजवती जी ने जो बताया, अगर इन नियमों को ध्यान में रखेंगे, और हमारे जो वैज्ञानिक यहाँ बैठ करके आपको बताते रहते हैं मछली पालन कैसे किया जाए,
उन सबको ध्यान में रख के अगर शुरुआत करेंगे तो आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। नमस्कार।